सबसे पहले मैं आपको नेक्स्ट क्लास का होमवर्क बता दूं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, अब हम उस मोड पे आ चुके हैं जहां पर रिवीजन को एक फुल फ्लेज तरीके से काम पे करना पड़ेगा। या आप ऐसे कहें कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं और खास करके ऐसा चैप्टर जो हाई कोर कंसेप्ट होता है, जैसे बात करूं मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ या मोल कंसेप्ट हुए, ये एक ही दो कंसेप्ट पे चलते रहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स हुआ, सॉल्यूशन हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, आयोनिक हुआ, इनमें मिलियंस ऑफ कंसेप्ट होते हैं। हर कंसेप्ट, हर सवाल, समझ पा रहे हो? और जब इतने सारे कंसेप्ट होते हैं तो आपको उनको बांधना पड़ता है, उनको संजोना पड़ता है। और उसका एक सबसे नायाब तरीका है रिवीजन, और रिवीजन को फुल फ्लेज अंदाज देने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, अब बच्चों को बनाना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स, जिसके बारे में कल मैंने टेलीग्राम पर भी मैसेज किया था। लेकिन मैं जानता हूं आपने उसे उतने ध्यान से ना पढ़ा होगा, ना वो वीडियो देखा होगा। तो आज से आप सबको शॉर्ट नोट्स बनाना है। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, इसका एक वीडियो मैंने मेरे टेलीग्राम पे शेयर किया है, जो कभी मैंने बनाया था। अगर आप उस लेवल पे शॉर्ट नोट्स बना पाए जैसा मैंने वहां बताया, फिर तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाए तो मैंने उसे 3 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के नाम से बोला था। आप एटलीस्ट लेवल 1 जरूर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, चलेगा? जब आप पहली बार शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो हो सकता है कि वो उतना अच्छा ना बने जैसा आप सोच रहे हैं, या कुछ कमी लगे या ना बने, वॉट। लेकिन आप कल सभी बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और अपने साथ रखेंगे। कल जब मैं सवाल दे रहा हूंगा तो आते आते मैं किसी के भी शॉर्ट नोट्स चेक कर सकता हूं, ठीक है? तो कल मुझे आप सबके पास होमवर्क में सबसे पहला होमवर्क होगा शॉर्ट नोट्स। मैं जान के बहुत हैरान हुआ, कल कुछ बच्चे मेरे पास डाउट में आए, आप लोग रिवीजन नहीं करते यार। मैं बार बार कहा और कह रहा हूं, पहले दिन से आज भी कह रहा हूं, दो ही चीजें चाहिए, एक क्लास और एक होमवर्क। तब भी आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर शायद नहीं समझना चाहते या नहीं समझ पाएंगे। फिर समय आपको सिखाएगा। जब बार बार गिरोगे गड्ढे में, कहते हैं, फिर समझ में आएगा। कुछ बच्चे 12वीं में सीख जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं। कुछ को कई अटेम्प्ट लगते हैं, एक ही चीज सीखना है, एक ही चीज सीखना है। और सीखना क्या है? मुझे एक उस बच्चे की तरह पढ़ाई करनी है जिसको किसी से मतलब नहीं, जिसको केवल अपनी पढ़ाई, अपने चीज, अपने सिलेक्शन से मतलब है। एक छोटा सा सत्य समझना है बस। कुछ को ये जल्दी आ जाता है, कुछ को सही साल लग जाते हैं, और कुछ को तब भी नहीं आता। ये आपको समझना पड़ेगा। आप यहां केवल अपने लिए हैं, आप यहां केवल अपने से मतलब रखें। बिलीव मी, कोटा में आपके अगर कोई फ्रेंड ऐसा कुछ बन रहा है, सब खत्म हो जाता है। हम कई साल से देख रहे हैं और कई साल ऐसा चल रहा है, यही होगा। अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं अभी, तो फिर आप बहुत चीजें बिगाड़नी शुरू कर देंगे। और एक बार जब चीजें हाथ से जाने लग जाती हैं, तो फिर आपके पकड़ में पढ़ाई नहीं आएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? फ्रॉम द फर्स्ट डे वी वर्क ऑन हैबिट्स। अगर आदतें बन गई तो मुझे पता है बच्चा आप चल जाएगा। आदतों पे काम करना है। और वो नहीं बन पाई तो फिर मैं ये भी जानता हूं बच्चा फंस जाएगा। बहुत सिंपल सा रूल होता है, फर्स्ट वी वर्क ऑन हैबिट्स। हैबिट्स आपकी डेवलप हो गई ना, फिर अपने आप चलोगे, वो ऑटो मोड में चलता है। फिर कहूंगा करते जाओगे, सब होता जाएगा। और हैबिट्स नहीं बनी तो बनती भी नहीं। और एक बार जब नहीं आती हैं चीजें, वो बार बार चीजें याद नहीं आ रही हैं। अभी मैं बच्चे से कहूं, बेटा एक बार ढूंढ के बताओ, 8 = a0/2 कहां लिखा है? आधे कॉपी ढूंढेंगे। नोट्स जब याद होता है तो पता कैसे याद होता है? सीधे याद आता है फॉर्मूला कहां लिखा है। आपको तो लोकेशन नहीं याद है, फॉर्मूले कैसे याद होंगे, कंसेप्ट कैसे याद होंगे? मैं इन जनरल बातें कर रहा हूं सबके लिए, मैं किसी बच्चे को नहीं कह रहा हूं। हो सकता है आपके बैच में सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हो। जो बच्चे मेरे पास आए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा मत करो। जब तक कोई चैप्टर चलता है तब तक बच्चा एक नियम बना ले। लेक्चर 1 हुआ, घर गया रिवाइज किया। लेक्चर 2 हुआ, घर गया रिवाइज किया। लेक्चर 2 को रिवाइज किया, फिर लेक्चर 1, लेक्चर 2 रिवाइज किया। लेक्चर 3 हुआ, घर जाके रिवाइज किया। फिर 1, फिर 2, फिर 3। लेक्चर 4 हुआ, घर जाके रिवाइज किया। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। एक समय ऐसा आता है जब लेक्चर 1 लेके आखिरी लेक्चर तक आपको आधे घंटे भी नहीं लगते, सब पानी जैसे याद होने लगता है। पर ये समझते ही नहीं हो आप। सिंपल सा फंडा है भाई। चीजों को आने दो, और एक कंसेप्ट तैयार होता है, अगला वहां से टच। हम लोग पढ़ाते भी ऐसी हैं। मैं क्यों पहला चैप्टर आपको ये करा रहा हूं, कहां से क्या लेके जाना है, वो हमारा तरीका है। लेकिन जब आप उन बेसिक बातों पे उन पे काम नहीं करेंगे, तो फिर चीजें याद नहीं होंगी, याद नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, खत्म कहानी, इंटरेस्ट खत्म। हेलो। रिवीजन ताकतवर चाहिए, रिवीजन शानदार चाहिए। बहुत सिंपल सा तरीका है, घर जाइए, सबसे पहले रिवाइज करिए, समय मिले तो होमवर्क करिए, पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं तो 50%। कुछ नहीं करना भाई,
एक स्टेप में चलना है। हम लोग इतने सिस्टमैटिक चलते हैं, आप चलो तो सही, फिर वही मनमानी करोगे तो गड़बड़ होगा, राइट? क्या कल हर बच्चा शॉर्ट नोट्स बना के आएगा? इट विल टेक 2.5 आवर्स, मैं बता रहा हूं। 2.5 घंटे में जो बने, मैं भी कोई मॉड्यूल नहीं करने को बोल रहा हूं, मुझे चाहिए शॉर्ट नोट्स। क्या चाहिए? नोट्स पढ़ोगे, लिख लिख के रिवाइज करोगे और शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शुरू में समय लगेगा, 2.5 घंटे में जितना बने करना, पहले रिवाइज करो, चलेगा? लेकिन आज जो पढ़ाऊं पहले उसका रिवीजन, फिर शॉर्ट नोट्स करना है। आपका होमवर्क है शॉर्ट नोट्स, तो पहला काम क्या होता है घर जाके? आज का लेक्चर रिवाइज, पहले वो करो और फिर शॉर्ट नोट्स में लग जाओ। डन है? कल मैं किसी के भी शॉर्ट नोट्स चेक कर सकता हूं जब आपकी तरफ आऊं। कैसे बनाना, मैंने पूरा वीडियो बना रखा, वहां देखना। वी विल नॉट वेस्ट अवर टाइम हियर, ठीक है? चलेगा? प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में कोलिजन थ्योरी पे चर्चा करी थी और मैंने कहा था कोलिजन थ्योरी कहता है अगर रिएक्शन को होना है तो मॉलिक्यूल को टकराना, लेकिन हर टक्कर से प्रोडक्ट बनता, केवल वही टक्कर प्रोडक्ट बना पाएगा जो इफेक्टिव कोलिजन कर पाएगा। इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए कितने बैरियर? नंबर 1, नंबर 2, क्या हम एनर्जी बैरियर पे बातें कर रहे थे? एनर्जी बैरियर कहने को तो बहुत हाई फाई शब्द है, बहुत सरल भाषा में कहूं, अरे कुछ नहीं, वो है ब्रेकर। क्या है? ब्रेकर होगा छोटा तो रफ्तार होगी, ब्रेकर होगा बड़ा, रफ्तार। ब्रेकर बोले तो एक्टिवेशन, एनर्जी। बोलो डन। और मैंने एक ही सवाल कराया था जहां तक मुझे याद है ना? क्या हमने डेल्टा एच का फॉर्मूला निकाल लिया था? डेल्टा एच का फॉर्मूला EAF। यहां डेल्टा एच आप साइन के साथ रखेंगे कि विदाउट साइन? लिखिएगा अगला सवाल, लिखिएगा अगला सवाल। अच्छा, मैंने वो एक्सो एंडो भी कुछ बता दिया था ना? लिखो अगला सवाल, एक ग्राफ के रूप में है, जल्दी जल्दी लिखिएगा। वाई एक्सिस पर है पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस पर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। जैसा कि आप जानते हैं शुरू में हमेशा रिएक्टेंट होता है, बाद में हमेशा प्रोडक्ट होता है। उन्होंने हमें यहां वैल्यू दे रखी है 0, 50, 75 और यहां लिखा है 100। अब वो इस पर आधारित हमसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल उन्होंने हमसे पूछा है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रिएक्शन। आपको बताना है इस रिएक्शन का नेचर क्या है, यानी आपको बताना है ये एक्सो है कि एंडो है। दूसरे सवाल में उन्होंने आपसे, क्या मैंने EAF और EAB की बातें कर ली थी? दूसरे सवाल में उन्होंने आपसे पूछा है EAF और तीसरे सवाल में उन्होंने आपसे पूछा है EAB और चौथे सवाल में उन्होंने आपसे पूछा है डेल्टा एच। गौर फरमाइएगा, ये 4 ऑप्शन नहीं है, ये 4 सवाल हैं। चलो एक पार्ट और लिख लेते हैं जहां पे उन्होंने आपसे पूछा है थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी की सारी यूनिट है किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। यहां पे सारी यूनिट है किलोजूल पर मोल, तो आपको सारे आंसर किलोजूल पर मोल में ही बताने हैं। क्या सभी बच्चों ने सवाल कर लिया होगा? चलो सबसे पहले मुझे बताइए प्रोडक्ट ऊपर है कि नीचे? तो एंडो है कि एक्सो? कौन है? प्रोडक्ट का ऊपर होना यानी कि रिएक्शन कैसी है? एंडो। और प्रोडक्ट का नीचे होना रिएक्शन कैसी है? एक्सो। तो हर बच्चा समझता है कि क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट ऊपर है यानी ये रिएक्शन कैसा होगा? एंडो। अब अगर कोई बच्चा इसके टेक्निकलिटी पे जाना चाहे, सर आखिर ऐसा क्यों होता है, तो बहुत सिंपल सा रीजन है। अगर आप फील करें तो रिएक्टेंट के पास कितनी एनर्जी है? 50। और प्रोडक्ट के पास कितनी है? 75। ये कुछ ऐसा है, एक बच्चे के पास 50 रुपए है थे जब मैंने दिए तो 50 थे, अब उसके पास 75 है, तो स्वाभाविक सी बात है किसी ने उसको 25 रुपए और दिए होंगे। तो जब किसी ने दिया मतलब दो, तो क्या बोलोगे? एंडो। एंडो दो दो। अरे हाँ या ना?
क्या आज यहां पे अब इतना नहीं सोचना, हर बार सिंपल सा रूल बना ले कि जब प्रोडक्ट ऊपर है यानी कि एंडो होगा, जब प्रोडक्ट नीचे है यानी कि एक्सो होगा। तो क्या ये जो ग्राफ आपके सामने बना है वो एंडोथर्मिक का है? अगला सवाल उन्होंने आपसे पूछा है ईएएफ। अगर उन्होंने आपसे ईएएफ पूछा है यानी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड पूछा है, तो मैं आपके सामने लाइन बना रहा हूं। एक पिंक कलर की लाइन है और एक येलो कलर की लाइन है। जरा मुझे बता दें इनमें से कौन ईएएफ है और इनमें से कौन ईएबी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब मैं फॉरवर्ड से देखूंगा, फॉरवर्ड से ब्रेक कर ईएएफ, बैकवर्ड से ब्रेक कर ईएबी, चलेगा? यानी कि प्यारे बच्चों, अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं तो जो पिंक वाली लाइन है उसे हम ईएएफ कहेंगे और जो येलो वाली लाइन है उसे हम ईएबी कहेंगे। यानी कि अगर मैं वैल्यूज को देखूं तो यहां पे कितनी वैल्यू है 50 और ऊपर कितनी वैल्यू है 100, यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड है वो कितना होगा 50। इन द सेम वे जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड है, कोई बच्चा बता सकता है क्या? कितना? 75 और 100 कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 25 का। यानी जो बैकवर्ड का ये है वो कितना होगा? 25। अगर मैं आपसे डेल्टा एच पूछूं तो बता दोगे क्या? डेल्टा एच एक तो आप ग्राफ देख के भी बता दोगे और फॉर्मूले से भी बता सकते हो, बोलो हाँ या ना। कितने बच्चे फॉर्मूले से बता सकते हैं डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है? ई ए एफ माइनस ई ए बी। आसान है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, जिसे मैंने कल पढ़ाया था। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला हो जाएगा ई ए एफ माइनस ई ए बी, और फॉरवर्ड है 50, बैकवर्ड है, आंसर कितना आएगा? 25। क्या ये आसान है? अगर समझ पाए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पर। फॉर अ रिएक्शन इफ डेल्टा एच इज, लिखते चले फटाफट। फॉर अ रिएक्शन इफ डेल्टा एच इज 70 किलोजूल पर मोल, डेल्टा एच इज 70 किलोजूल पर मोल, and EAF is equal to 90 kilojoule per mole, then calculate EAB, then calculate EAB. आई एम डैम श्योर ये सवाल भी आप सबसे बन जाएगा। फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए, जीवन का सबसे आसान काम। फॉर्मूला लगाइए और उसके लिए बस एक शर्त है, फॉर्मूला याद होना। डेल्टा एच कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 70। ईएफ कितना दे रखा है? 90। क्या हर बच्चा ईएबी निकाल लेगा? बोलो ईएबी कितना आ रहा है? 20 क्या? किलोजूल पर मोल। सारा खेल हम कहां खेल रहे हैं? किलोजूल पर मोल में। सवाल जूल में भी हो सकता है, किलोजूल में भी हो सकता है, ये सवाल देख के समझ में आएगा, चलेगा? अगर समझ पाए तो आइए कुछ कंसेप्चुअल सवाल करते हैं। लिखिएगा अगला सवाल। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, कोई डाउट है क्या? हाँ, अच्छा, क्या कर रहे हो यार? कितना होगा? हेलो, बढ़ू आगे, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं? एंडो। और फिर आपके सामने थे चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ई ए एफ ग्रेटर दैन ई ए बी, दूसरा ऑप्शन ई ए एफ लेस देन ई ए बी, तीसरा ऑप्शन ई ए एफ बराबर ई ए बी, और चौथा ऑप्शन आई डोंट नो, नन ऑफ दिस लिख लो। चलो, अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प का चयन करें। बन गया क्या? क्या बात है। कोई फॉर्मूला लगाया कि ग्राफ से सोचा? मैं सजेशन दूंगा, मैं आपको सलाह दूंगा, सभी बच्चे ग्राफ से सोचें। कहानी बहुत आसान है। अगर मैं एंडो कह रहा हूं तो क्या मुझे ग्राफ कुछ ऐसा बनाना चाहिए? बोलो, एंडो में प्रोडक्ट ऊपर की नीचे और एक्सो में कौन? एक ग्राफ है उसमें रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है। बोलो ना, कंफर्म ना? ये माइंड में बिल्कुल छपा होना चाहिए। मुझे बताओ, अगर मैं आपके सामने लाइन बनाऊं, यहां से बनाऊं पिंक वाली, यहां से बनाऊं पीली वाली, या चलो लाल वाली, हाँ या ना? बताओ, लाल बड़ी की पिंक? बोलो, फॉरवर्ड बड़ा की बैकवर्ड? कौन बड़ा?
लाल बड़ा कीपिंग पिंग, क्या ये फॉरवर्ड है, क्या ये बैकवर्ड है? EAF ग्रेटर देन, ठीक है ना? अरे नहीं समझे, एक और सवाल दे दूं क्या? नहीं दूं बेटा, रहने दो। देखो एक और सवाल, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं सवाल आपसे एक्सोथर्मिक का पूछ रहा हूं, ठीक? EAF ग्रेटर देन EAB, दूसरा ऑप्शन है EAF लेस देन EAB, तीसरा ऑप्शन है EAF बराबर EAB, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। हाँ मैं जानता हूं इन सवालों को फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं आपके सोचने की क्षमता ग्राफ से हो। ग्राफ के सवाल और भी कई जगहों पे आपकी मदद करेंगे। चलो मैं दोनों तरीके से करके बता दूंगा, फॉर्मूले से भी बता दूंगा और ग्राफ से भी। अब सवाल आपसे कह रहा है कैसी रिएक्शन है, एक्सो की एंडो? चलो पहले फॉर्मूले से बता दूं, आ जाओ। क्या सबको डेल्टा एच वाला फॉर्मूला याद है? EAF माइनस EAB, बोलो डन। आओ साहब मुझे बताओ, कहानी एक्सो की चल रही कि एंडो की? तो डेल्टा एच निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? डेल्टा एच निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? डेल्टा एच निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? डेल्टा एच निगेटिव किसका होगा? क्या एक्सो का डेल्टा एच निगेटिव होगा? मुझे बताओ, निगेटिव होने के लिए इसको बड़ा होना पड़ेगा कि इसको? किसको? किसको? बैकवर्ड को कि फॉरवर्ड को? एज पर दिस फॉर्मूला EAB मस्ट बी ग्रेटर देन EF होना चाहिए। आओ इसे ग्राफ से समझते हैं। अगर मैं एक्सोथर्मिक का ग्राफ बनाता तो क्या मैं ग्राफ कुछ ऐसे बनाता? मैं आपके सामने कुछ लाइनें बना रहा हूं, एक बना रहा हूं पीली वाली, एक बना रहा हूं लाल वाली। अरे मान लो, मुझे बताओ पीली बड़ी की लाल? क्या जो पीली वाली है यही है फॉरवर्ड, और जो लाल है वही है? तो बोलो लाल बड़ी की पीली। अरे लाल बड़ी की पीली, बैकवर्ड की फॉरवर्ड। यहां से भी क्या बोला था? EAB मस्ट बी ग्रेटर देन EAF, और यहां से भी क्या बोल रहे हैं? EAB मस्ट बी ग्रेटर देन EF, यानी आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अगर समझ पाए हैं तो लिखिएगा अगला सवाल। अगला जो सवाल है इस टॉपिक के बेहतरीन सवालों में से एक है। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, और फिर थे आपके सामने चमचमाते हुए चार ऑप्शन। EA मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, दूसरा ऑप्शन था EA लेस देन डेल्टा एच, तीसरा ऑप्शन था EA बराबर डेल्टा एच, और चौथा ऑप्शन था एनी ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, जो भी आप लेना चाहें। तुक्का नहीं मारना है, ग्राफ बना के सोचना है। अपने सामने एक रिएक्शन है, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, और आपके सामने चार ऑप्शन। हाँ, इस सवाल को कॉपी में ग्राफ बना लो, एक रफ पन्ना रखो, हमेशा एक रफ पन्ना रखो साथ में प्लीज। सभी बच्चे जिनको डर लगता है कॉपी में गलत ना लिखने का डर लगता है, वो हमेशा अपने साथ एक रफ पन्ना जरूर रखें। मैंने पन्ना बोला है, फर्रा नहीं बोला है। इन्हें फर्रा कहते हैं, छोटे छोटे पन्नों को। कुछ बच्चे अपनी कॉपी से पन्ना नहीं निकालते, दूसरी कॉपियों से। अच्छा, लिख लिया होगा सबने। आपके सामने एक रिएक्शन है एंडोथर्मिक, और चार ऑप्शन है कि बताओ ये बड़ा होगा छोटा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी ऐसा कुछ न बोला जाए, केवल ये लिखा हो, केवल क्या लिखा हो, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर फॉरवर्ड माने कि बैकवर्ड। तो एक अजम्पशन होता है, एक रूल होता है, हमेशा फॉरवर्ड ही माना। पहले कहीं साइड में बादल बना के लिख ले, छत पे या बादल जहां भी आपको जगह मिले। इफ नथिंग स्पेसिफाइड, if nothing is specified, if nothing is specified, then EA will be treated as EA will be treated as EAF only. EA will be treated as EAF only. यानी कि बच्चा समझे कि मैंने जो सवाल आपके सामने लिखा है, जाने अनजाने में EA लिखा है, लेकिन बेसिकली वो EA नहीं, EAF है।
तो बताओ अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डेल्टा एच से बड़ा होगा कि डेल्टा एच से छोटा होगा कि डेल्टा एच के बराबर होगा या कुछ भी हो सकता है। इसको सर करे तो कैसे करे? एक तो तरीका है फॉर्मूला वाला, एक तो तरीका है, अरे बोलो ना, अगर आप इसे फॉर्मूले से करना चाहें तो प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? डेल्टा एच बराबर ई ए एफ माइनस ई ए बी। बोलो डन, बोलो डन। डेल्टा एच आपको पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव? मतलब एक नंबर होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, अरे बोलो ना। और आप किसी को किसी में से माइनस कर रहे हो, हाँ या ना? अब जो माइनस कर रहे हो उसको फिक्स नंबर कोई ले लो, तो स्वाभाविक सी बात है ये इससे बड़ा होगा, ये इससे, यानी ईएफ को तो ईएबी से बड़ा होना, बोलो ना यार। एक नंबर सोचो, मान लो ईएबी है 5, कितना है? तो ईएफ 5 लू कि 5 से बड़ा? 10 ले लो। अब 10 में से 5 माइनस करो, कितना मिलेगा? 5। मतलब अगर ये 10 है तो आई एम डैम श्योर माइनस करने के बाद तो रिजल्ट 10 से छोटा ही होगा, बोलो ना यार। यानी कि आई एम डैम श्योर ईएफ को तो डेल्टा एच से बड़ा होना। लेकिन कई बार बच्चा ये नहीं सोच पाता, ये मैथमेटिक्स की समझ मैथ करने से आती है, और हम जनरली ऐसा मानते हैं कि हमारा जो नीट का स्टूडेंट है वो मैथ इतने ज्यादा नहीं पसंद करता है। क्या ये सही बात है? इसीलिए इस सवाल को करने का एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, जिसे हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। सबका ध्यान, सबकी नजरें मुझे बोर्ड पे चाहिए जरा। मैं आपके सामने कुछ ग्राफ बना रहा हूं, आप मुझे बस इतना बता दो कौन सा ग्राफ संभव है, कौन सा ग्राफ संभव नहीं है। मैं एंडो की बात कर रहा हूं कि एक्सो की? तो प्रोडक्ट ऊपर होगा कि नीचे? प्रोडक्ट ऊपर होगा कि नीचे? बोलो भाई। मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया, पहला वाला कुछ ऐसा, बोलो चलेगा? एक मिनट, क्या ये एंडो है? क्या ये एंडो है? ये भी एंडो है। यहां तक बना दूं एंडो, यहां तक बना दूं, यहां तक बना दूं, यहां तक बना दूं। अच्छा नहीं दिख रहा क्या? टीवी में देखो, टीवी में दिख रहा है। यहां तक बना दूं, बिल्कुल बराबर बना दूं। क्या एंडो है कि नहीं है? एंडो का मतलब क्या? पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऊपर है ना यार। तो बराबर बना दूं तो प्रोडक्ट ऊपर हुआ क्या? तो ये एंडो है कि नहीं है? तो बोलो ना। यहां एंडो था। एंडो था, हाँ या ना? अगर मैं नीचे बना दूं तो एंडो है कि नहीं है? डन है। मैं आपके सामने एंडोथर्मिक का एक एक्सट्रीम केस बना रहा हूं, और मैं आपके सामने एंडोथर्मिक का ग्राफ कुछ ऐसे बना दूं, बोलो चलेगा? ये रिएक्टेंट से हल्का सा ऊपर, कितना ऊपर? लेकिन ज्यादा हल्का करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ आदों को ये भी नहीं दिख रहा होगा, सेम ही तो है सर। तो ये दिखाने के लिए अलग है, थोड़ा ऊपर बना रहा हूं, लेकिन मेरा इंटेंशन ऊपर बनाना ना, मेरा इंटेंशन है हल्का सा ऊपर बनाना। कितना ऊपर? बोलो चलेगा? ये एंडो है कि नहीं है? ये एंडो है। अब एंडो का अगला ग्राफ बना रहा हूं, देखना, बनाऊं एंडो का ग्राफ। मैंने बनाया एंडो, देखो देखो देखो, क्या ये एंडो होगा? क्या ये एंडो होगा? यहां बना दूं तो, यहां बना दूं तो, यहां, 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 यहां। सर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो बनाओ पहले, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उधर बनाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? तो मैंने जब एंडो का दूसरा ग्राफ आपके सामने बनाया, वो मैंने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से हल्का सा नीचे, कितना नीचे? बोलो चलेगा? नहीं चलेगा। ये हल्का सा ऊपर, ये हल्का सा नीचे, इन दोनों के बीच में दुनिया का हर एंडोथर्मिक समाया। अरे सारे ग्राफ इन दोनों के बीच में तो होंगे। मैं आपके सामने एक जनरल ग्राफ बना दूं ऐसा, मुझे बताना ये एंडो है कि नहीं है? एंडो है। अब मैं कुछ लाइनें बनाऊंगा, आप मुझे लाइनों के नाम बताना, कौन है ई और कौन है डेल्टा एच। एक मिनट, क्या सबको डेल्टा एच का कंसेप्ट क्लियर है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप डेल्टा, आगे से ऊपर फॉरवर्ड, पीछे से ऊपर, चलेगा? मैं कुछ लाइनें बनाऊंगा, आप मुझे बताना कौन क्या है, राइट? सबसे पहले लाइन मैंने बनाया पीली वाली, क्या बनाया? बोलो कौन है? कौन है? सब बोलो, सब बोलो। ये कौन है? अच्छा अच्छा, ये कौन है? अच्छा, देख रहा था, देख के बोल रहे हो कि नहीं? ठीक ठीक ठीक, डेल्टा एच है वो। अच्छा, वाह रे बेटा। मैं आपके सामने अब बना रहा हूं, ये कौन है? कौन है ये? ये कंफर्म। अगली लाइन बना रहा हूं लाल वाली, कौन सी बना रहा हूं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के,
रिएक्टेंट प्रोड के, बोलो डन। पीली वाली ई ए, लाल वाली डेल्टा एच, पीली वाली, लाल वाली, पीली वाली, लाल वाली, रिएक्टेंट प्रोड के बीच का गैप डेल्टा एच, डन। पीली बड़ी की लाल, पीली बड़ी की लाल, पीली बड़ी की लाल, बोलो ना। मान लो दोनों सेम है, थोड़ा ऊपर बना दो। अरे मान लो अगर मैं इसको और ऊपर बनाता तो भी कौन बड़ा होता? पीला। यानी दुनिया की कोई भी एंडोथर्मिक आई एम डैम श्योर पीला इज ग्रेटर देन लाल, मतलब ये इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। अरे हाँ या ना? क्या मैं कह दूं दुनिया की कोई भी रिएक्शन होगी बशर्ते क्या हो वो एंडो, उसका ये हमेशा डेल्टा एच से बड़ा होना। लिख लो फर्स्ट पॉइंट, आंसर लिख लो। ये एज अ रिजल्ट भी याद रखना, ये सवाल भी है, ये फैक्ट भी है, ये कंसेप्ट भी है। सीधे एआर में पूछा जाता है कि एंडोथर्मिक का ये बड़ा कि डेल्टा एच, कौन बड़ा? लिख लो। हाँ ग्राफ बना लेना, एक्सप्लेनेशन थोड़ा अच्छे से लिख लेना। पीली वाली ई ए, लाल वाली डेल्टा एच, पीली वाली, लाल वाली, पीली वाली, लाल वाली, लिखना भी है बेटा। और अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पाए हैं तो ऐसा लग रहा अगला सवाल मैं आपके लिए बोर्ड पे लिख दूं क्या? लो लिख देता हूं। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और फिर आपके सामने है फिर से चमचमाते हुए चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन ई ए ग्रेटर देन डेल्टा एच, दूसरा ऑप्शन ई ए, जल्दी लिखो भाई, बिजली की रफ्तार से लिखना है। दूसरा ऑप्शन ई ए लेस देन डेल्टा एच, तीसरा ऑप्शन ई ए बराबर डेल्टा एच, एंड चौथा ऑप्शन एनी ऑफ दिस। सही विकल्प का चुनाव करें। आज मैं डस्टर मोड में चल रहा हूं। डस्टर मोड समझते हैं? क्लास का एक नियम है, ऐसा आपको लगेगा कि सर आपसे बातें कर रहे हैं, आपको कुछ बोलना है। मैं कभी आपसे बातें नहीं करता ना, कभी आपको कुछ बोलना है। आपको केवल लिखना है, सुनना है और पढ़ना है, चलेगा? अरे हेलो, कई बार ऐसा मैं बोलूं बोलो बोलो, तब भी आप मत बोलो। क्लास में बोलना, बस पढ़ना है, सुनना है और देखना है। ठीक है बेटा? ठीक है, बोलो क्या समझे? भूलना नहीं है। अगला सवाल आपका वेट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा आप लोग रूम जाते हो तो पढ़ते हो क्या? बोलना नहीं है, भूल गए, ऐसा आपको लगेगा मैं आपसे बातें कर रहा हूं। मैं आपसे बिल्कुल बातें नहीं कर रहा हूं, ठीक है? क्या मैं ये वाला सवाल मिटा दूं? लिख लिया होगा? क्या कह रहे हैं? अगला सवाल आप सबके सामने है, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और आपके सामने चार ऑप्शन, राइट? अब आपको बताना है कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। अगेन अगर आप इसे ग्राफ बना के समझने की कोशिश करें तो ये सवाल आसान होगा, और फॉर्मूले सोचोगे तो कई बार वो मैथमेटिकल पहलू फिर आपको नहीं समझ में आता है। तो मेरा सजेशन है आप ऐसे सवालों को हमेशा ग्राफ से करिए। ग्राफ से करोगे तो फटाफट सारे सवाल बनेंगे। देखो मैं करके बताता हूं। अब बस फर्क कितना मेरे प्यारे बच्चों कि जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ अब मैं एक्सो का बनाऊंगा कि एंडो का। और जैसा कि आप सब जानते हैं अगर मैं एक्सो का ग्राफ बनाऊंगा, अगर मैं एक्सो का ग्राफ बनाऊंगा तो बताइए प्रोडक्ट को नीचे रखूंगा कि ऊपर? मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे जरा देखने की कोशिश करिएगा। देखो मैं आपके सामने एक्सोथर्मिक बना रहा हूं। पहला ग्राफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बना दूं हल्का सा नीचे, कितना नीचे? चलेगा? ये एक्सो है कि नहीं है? बोलो ना भाई। बाकी जितने भी ग्राफ होंगे प्रोडक्ट और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, हाँ या ना? अच्छा कितना प्यारा कंसेप्ट है। इस लाइन को मुझे नीचे करना है, इस लाइन को। तो इस लाइन को नीचे करने कितने तरीके? इस वाली लाइन को मुझे नीचे खींचना है, कितने तरीके?
इस वाली लाइन को मुझे नीचे करना है, इसको ऊपर करना है। कितने तरीके हैं? एक तरीका किसे नीचे करो, दूसरा तरीका इसे ऊपर करो। अरे तब भी तो अपने आप नीचे हो जाएगा ये। क्या कर रहे हो यार? अकबर बीरबल कहानी नहीं सुनी क्या कभी? भाई इस लाइन को मुझे नीचे करना है तो या तो इसे नीचे करो या तो इसे ऊपर कर दो, तब भी तो नीचे हो जाएगा। ऐसा ग्राफ कोई एक्सो का पॉसिबल है कि नहीं है? ये एक्सो का पॉसिबल है कि नहीं है? अगला सवाल, अगर ये एक्सो का पॉसिबल है तो बताओ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से हल्का सा नीचे ये एक्सो का पॉसिबल है कि नहीं है? है? एक्सो में नीचे कौन होता है? तो इसमें नीचे कौन है? इसमें नीचे कौन है? ये भी एक्सोथर्मिक है। और मुझे लगता है दुनिया का हर केस अब इन दोनों केस में समाया है। अरे बोलो, बोलो, कंफर्म। अच्छा, अभी मैं ग्राफ बना के समझाऊंगा, पहले मुझे बताओ अगर एक्सोथर्मिक है तो क्या आप अटेम्प्ट कर लोगे इसको? वैसे क्लास में कितने बच्चे जिनको ये आंसर पहले से याद है? कुछ को याद होता है। ये बहुत मतलब फेवरेट प्रोफाइल है, कह दो कि बहुत फेमस सवाल है। और बच्चों को ये नहीं याद होता, बच्चों को दोनों याद होता है और वो कंफ्यूज होता है, एक का आंसर सर बताएंगे, अगले का मैं बताऊंगा। अगर पहला मैं ये दे दूंगा तो दूसरे का आंसर वो बता देता है, और पहला मैं वो देता हूं दूसरे का आंसर ये बता देता है। पर मैं भी चालाक, मैं उसे बताने नहीं दूंगा। कितनों को याद है पहले मुझे बता दो, मैं सुनना चाहता हूं। कुछ को याद होता है? यस, किसी को तो याद होगा, किसी को नहीं। हम्म, बहुत अच्छी बैच। प्यारे बच्चों, अगर वो सवाल का है तो बच्चों को रटा होता है, बच्चों को याद होता है कि एक में ये हमेशा डेल्टा एस से बड़ा होता है और एक में कुछ भी हो सकता है, ये उनको रटा होता है, ठीक। पर उनको ये नहीं याद होता है कि कौन सा एक्सो में होता है, कौन सा एंडो में। तो वेट करते हैं, जनरली ऐसा होता है ड्रॉपर बैच में, वेट करते हैं कि सर बताएंगे एक वाला, अगला वाला हम बता देंगे, ठीक। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मैंने पहला सवाल दिया एंडोथर्मिक का और उसका ये डेल्टा एस से बड़ा है, तो वो बच्चा जिसको याद होता वो मुझे इसका आंसर क्या देता? एनी ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, बोलो हाँ या ना। और मैं तुरंत कहता जो आपको रटा है वो सवाल ये नहीं हो, कोई और सवाल है। एक्चुअल में आज मैं किस रिएक्शन की बात कर रहा हूं? एक्सो। और मुझे बताओ एक्सो का डेल्टा एच निगेटिव होता है कि पॉजिटिव? एक्सो का डेल्टा एच, यानी डेल्टा एच अपने आप में एक निगेटिव नंबर है। अरे बोलो ना। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या कभी निगेटिव हो सकता है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ब्रेकर। ब्रेकर रोड के ऊपर होता है कि रोड के नीचे? रोड के नीचे ब्रेकर नहीं, गड्ढा होता है ना। ब्रेकर रोड के ऊपर होता है, बोलो हाँ या ना। तो ब्रेकर जो है वो कभी भी निगेटिव होने वाला, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी एक्टिवेशन एनर्जी कभी निगेटिव हो ही, लेकिन डेल्टा एच इसका निगेटिव है और एक नंबर निगेटिव एक नंबर पॉजिटिव है, तो कोई भी सिचुएशन हो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन। अरे बोलो ना यार। मैंने आपको सवाल दिया कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये बड़ा कि डेल्टा एच, बच्चा मुझसे कहता आंसर ये होना चाहिए, मैं कहता हूं आंसर ये नहीं, आंसर ये होगा क्योंकि ये निगेटिव है और ये, और पॉजिटिव हमेशा निगेटिव से। तो उसका भी आंसर क्या था? ये ग्रेटर देन। और इसका भी आंसर क्या? ये ग्रेटर देन। लेकिन यहीं पे एक सवाल और बनता है जिसका आंसर कुछ और है, और वो जो अगला सवाल बनता है सच में वो सवाल ये नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वो सवाल जो है वो कुछ ऐसा है, सुन लो फिर लिख लेना। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? और अब वो जो हमें ऑप्शन दे रहे हैं जरा गौर फरमाइएगा। पहला ऑप्शन है ई ए ग्रेटर देन डेल्टा एच, दूसरा ऑप्शन है ई ए लेस देन डेल्टा एच, तीसरा ऑप्शन है ई ए बराबर डेल्टा एच, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज या एनी ऑफ दीज। अब ये जो ऑप्शन आपके सामने है, यहां लगा है मॉड, यहां लगा है मॉड, यहां लगा है मॉड। इज दिस क्लियर? तो यहां अक्सर आप निगेटिव करवा देते हैं, आपको रटा होता है, मगर भूल जाते एग्जामिनर दो तरह के सवाल पूछता है। अगर वो एक्सो बोलेगा, अगर वो अगर वो अगर वो अगर वो आया कि नहीं आया? आया। अगर वो एक्सो बोलेगा और आपके सामने ऐसे ऑप्शन है तो वो भी हमारा आंसर अभी क्या जाएगा? फर्स्ट। तो पहले आप सवाल लिख लिए थे क्या? उसमें आंसर लिखना, जरा पहले आंसर लिखना। इफ एक्सोथर्मिक, इफ एक्सोथर्मिक then delta H is negative. If exothermic, then delta H is negative. And EA is positive. Delta H is negative and EA is positive. Hence, EA will always be greater than delta H. Hence, EA will always be greater than delta H. ठीक है?
Hence EA will always be greater than डेल्टा H. लेकिन अगर यही सवाल रूप बदल के कुछ ऐसे आता, अब लिखना फिर से दूसरा सवाल, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार लगाना, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और आपके सामने उन्होंने दे रखे हैं फिर से 4 ऑप्शन, बस फर्क कितना है, अब डेल्टा एच में लगा है मॉड। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और पहला ऑप्शन है EA ग्रेटर देन मॉड ऑफ डेल्टा एच, दूसरा ऑप्शन है EA लेस देन मॉड ऑफ डेल्टा एच, तीसरा ऑप्शन है EA बराबर मॉड ऑफ डेल्टा एच, और चौथा ऑप्शन है एनी ऑफ दिस। अब इस सवाल को हम करें तो कैसे करें, वही ग्राफ जो मैं पिछली स्लाइड में बना रहा था, एक बार फिर से यहां बना देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। प्यारे बच्चों, अब मुझे एक्सोथर्मिक का ग्राफ बनाना है, तो मैं आपके सामने एक्सोथर्मिक के सारे पॉसिबल केसेस को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये ऐसे केस हैं जिसमें दुनिया का हर केस समाया है। अगर आप दुनिया के किसी भी एक्सोथर्मिक का ग्राफ बनाएंगे, आई एम डैम श्योर वो इन्हीं तीनों ग्राफ में से किसी एक ग्राफ के अंदर होगा। अरे हेलो, या तो प्रोडक्ट यहां, या तो रिएक्टेंट यहां, और इसी के बीच में सारे ग्राफ खेलेंगे। बोलो ना, यही तो एक्सट्रीम पॉइंट है, इसी को बोलते हैं बाउंड्री, इसी को बोलते हैं लिमिट, इसी को बोलते हैं हद। हेलो, एक बच्चे का नंबर कहां से कहां खेलेगा, 0 से 100 के बीच में। जो स्कूल का बच्चा है, आपका तो निगेटिव में भी जा सकता है। नीट का रिहा या ना, अपनी हद अलग है, स्कूल में तो 0 से 100 ही हद होती है ना भाई। मिनिमम क्या है 0, मैक्सिमम क्या है 100, इसका मिनिमम मैक्सिमम हमने बना लिया। बोलो हाँ या ना। मैं आपके सामने लाइनें बनाऊंगा, आप मुझे लाइनों का नाम बताना, कौन है EA और कौन है डेल्टा एच। बोलो चलेगा, बोलो चलेगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप, 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 फॉरवर्ड से ऊपर, फॉरवर्ड से, देखना जरा, फॉरवर्ड से EA, फॉरवर्ड से ऊपर EA, फॉरवर्ड से EA। बोलो डन। एक है पीली और एक है, एक है पीली और एक है, पीली वाली EA, हरी वाली डेल्टा एच। बोलो EA बड़ा की डेल्टा एच, पीली बड़ा, पीली की हरी, पीली की हरी, पीली की हरी। मान लो दोनों बराबर है, मान लो यार, मान लो ना बेटा, थोड़ा और लंबा, हाँ या ना। क्या कभी पीली लाल से, पीली हरी से बड़ी हो सकती है? क्या कभी पीली हरी से छोटी हो सकती है? क्या कभी पीली हरी के बराबर भी हो सकती है? अगर एक्सोथर्मिक है तो ये कभी बड़ा भी हो सकता है, कभी छोटा भी, कभी, बशर्ते मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, माइनस साइन के साथ बातें नहीं कर रहा हूं। इज दिस क्लियर? सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। तो कहानी का निष्कर्ष यह है, पहले आंसर लिख लें, अगर एंडोथर्मिक आएगा तो ये हमेशा डेल्टा एच से बड़ा होगा, अगर एक्सोथर्मिक आएगा, मॉड नहीं लगा होगा, तो भी ये डेल्टा एच से बड़ा ही होगा, लेकिन अगर मॉड है तो फिर कुछ भी हो सकता है। ग्राफ बना लो बेटा, हम जो पढ़ते हैं वो भूल भी जाते हैं। खेल पढ़ने का नहीं है, खेल है इन सभी बातों को मई तक पहुंचने का। जितना पढ़ाया जा रहा है, इनको लेकर पहुंचना है मई तक। दैट्स द बिगर टास्क। ठीक है, तो कॉपी में ऐसा लिखें क्लियरली कि जब भी कभी आप पढ़े तो आपको समझ में आ जाए। भूलोगे, नॉर्मल प्रक्रिया है, हर कोई भूलता है। असली पढ़ाई वो है जो भूलने के बाद बचती है। हेलो, तो भूलने के बाद काम का बचेगा, निश्चिंत रहिए, भूलने के बाद काम का बचेगा। ठीक है सर, सब भूल गए तो होगा ही नहीं ऐसा। लिख लिया होगा सबने? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी वो हमसे EA और डेल्टा एच में कंपैरिजन करें तो कैसे हम ग्राफ बना के सवाल कर सकते हैं। दैट्स सो 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 सिंपल, राइट? एक और सवाल आपका वेट कर रहा, दे दूं क्या? दे दूं क्या? अगला सवाल में आपके सामने कुछ ऐसा ग्राफ बना है, स्लाइड नंबर 4 में समस्या है, हाँ। अगले सवाल में आपके सामने ग्राफ बना है, बीच वाला ग्राफ मैं बना रहा था, और ऊपर लिखा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक सिंपल सा ग्राफ है, यहां लिखा है पोटेंशियल एनर्जी और यहां लिखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहां लिखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ऊपर लिखा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और सवाल ये पूछा है, सवाल ये पूछा है, इन विच डायरेक्शन
in which direction reaction move from activated complex, in which direction, ये एग्जाम्पलर का सवाल है, in which direction reaction move from activated complex so that energy released, so that energy is released. In which direction reaction move from activated complex so that energy is released. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से किधर रिएक्शन जाए कि एनर्जी रिलीज हो जाए। सबसे ज्यादा निगेटिव होने वालों में सवाल बच्चे से बनता है, बच्चा टिक करके आता है मगर निगेटिव हो जाता है, एंड द ओनली आंसर इज कॉमन सेंस एंड एप्टीट्यूड का इस्तेमाल नहीं करता। हम फैक्ट पढ़ते हैं, उससे ज्यादा हमें अपना कॉमन सेंस और लॉजिक लगाना है साइंस में। ये एसएससी बैंकिंग पीओ की तैयारी नहीं आपको फैक्ट रटने हैं, देश का प्रधानमंत्री ये है, प्राइम मिनिस्टर ये है, प्रेसिडेंट ये है, नहीं। और लॉजिक लगाओ ना थोड़ा सा। सर एनर्जी रिलीज की बात कर रहे हैं, अब्सॉर्ब की। थोड़ा दिमाग इधर आओ, यहां खड़े हो जाओ, यहां से यहां होगे तो क्या हो गया एनर्जी? अरे लाला पोटेंशियल जी घटेगा ना, घटने का मतलब रिलीज हुआ ना। हेलो, और यहां से यहां जाओगे तो अब बढ़ गई एनर्जी। यहां 100 थी, 100 से नीचे 70 में आया तो बढ़ गई। तो बोलो ना। अरे लाला यहाँ 100, अरे इधर आओ बेटा, यहाँ 100 थी, ये 100 है, 100 से इधर आओगे तो 100 से कम होगा कि ज्यादा होगा? और इधर आओगे तो किधर कम हो रहा है, इधर कि उधर? बोथ साइड, बस ये तो ऑप्शन था। एक ऑप्शन फॉरवर्ड, एक ऑप्शन बैकवर्ड, बोथ साइड। हेलो, आपसे रिएक्टेंट से नहीं पूछ रहा है, प्रोडक्ट से नहीं पूछ रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से पूछ रहा है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पीक पॉइंट है, टॉप पॉइंट है, तो टॉप पॉइंट से कहीं भी जाओगे एनर्जी तो घटेगी। बोलो डन। अरे हेलो, सबसे ज्यादा बच्चा निगेटिव करता है। एग्जाम्पलर का सवाल, फिलहाल आंसर लिख ले बोथ साइड, आंसर लिख ले बोथ साइड। किसी भी दिशा में जाइए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से एनर्जी तो घटेगी। हेलो, लिख लिया होगा। अभी मैंने आपको जितने कंसेप्ट बताए, अभी मैंने आपको जितनी बातें बताई, ये सबके सब सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में सिंगल स्टेप रिएक्शन भी होती है और मल्टी स्टेप भी होती है। बोलो हाँ या ना। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी बैरियर फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन, एनर्जी बैरियर फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन, एनर्जी बैरियर फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन, एनर्जी बैरियर फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन। प्यारे बच्चों, अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी तो उसके जो ग्राफ है वो देखने में कुछ ऐसे होंगे। इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं, इसे बोलता हूं पीक पॉइंट। क्या बोलता हूं? जितने पीक उतने स्टेप। क्या बोला सर ने? जितने पीक, जितने पीक, जितने पीक उतने स्टेप। चलेगा? मुझे बताओ पहली वाली रिएक्शन में कितने पीक नजर आ रहे हैं, तो ये कितने स्टेप की रिएक्शन है? लिख लेना पॉइंट नंबर 1, जितने पीक उतने स्टेप, जितने पीक उतने स्टेप। यानी मैं कह सकता हूं जो फर्स्ट रिएक्शन है ये 2 स्टेप रिएक्शन है, यानी मैं कह सकता हूं जो सेकंड रिएक्शन है, बोलो ये कितने स्टेप है? शायद इसमें ज्यादा स्टेप नजर आ रहे हैं क्या आपको? एक मिनट, इसे आपने बना लिया था क्या? बना लिया था? अच्छा बेटा, अगर आपने इसे बना लिया है तो लो एक बार ऐसे बना देता हूं मैं, अभी आपको शायद क्लियरली नजर आ रहा हो। कितने पीक नजर आ रहे हैं? कितने पीक? जितने पीक उतने स्टेप। तो बोलो दूसरा ग्राफ कितने स्टेप रिएक्शन का है? 3 स्टेप। अरे हाँ या ना? मतलब इसकी मैकेनिज्म में कितने स्टेप है? 2। और इसमें कितने स्टेप है? 3। अरे हाँ या ना? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, आओ जरा। पहले वाले स्टेप का ब्रेकर, दूसरे वाले स्टेप का, अरे हेलो, पहले वाले स्टेप का, दूसरे वाले स्टेप का। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये जो बीच बनता है इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? नाम याद है? जो रिएक्शन के जीवन में आएगा, आके चला, मेन रिएक्शन में नजर नहीं, वही इंटरमीडिएट क्या है? यहां पे जो होता है वो होता है इंटरमीडिएट। क्या होता है? ये सब आपको ओसी में बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी इतना समझना है, सुनिएगा। ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप में ब्रेकर किसका बड़ा, पहले का कि दूसरे का?
इसको कह दूं मैं फर्स्ट स्टेप, इसको कह दूं मैं सेकंड स्टेप। बताओ किसका ब्रेकर बड़ा, पहले का कि दूसरे का? ब्रेकर होगा बड़ा तो रफ्तार होगी, ब्रेकर होगा बड़ा तो रफ्तार होगी। बोलो ये रफ्तार कम की ये रफ्तार कम, और जिसकी रफ्तार कम है वही आरडीएस स्टेप माना। बोलो डन। लिख लेना जरा सेकंड पॉइंट। जिस स्टेप का ईए बड़ा, जिस स्टेप का ईए बड़ा, वही वही होगा आरडीएस। बोलो डन। अगर समझ पाए हैं तो मुझे बताओ सेकंड रिएक्शन जो सेकंड ग्राफ है उसमें आरडीएस स्टेप कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड? बेहतरीन। अगला पॉइंट, इसमें रिएक्टेंट ये है, रिएक्टेंट हमेशा इनिशियल पॉइंट होगा, प्रोडक्ट हमेशा लास्ट पॉइंट होगा। रिएक्टेंट हमेशा इनिशियल पॉइंट होगा, प्रोडक्ट हमेशा लास्ट पॉइंट होगा। रिएक्टेंट हमेशा इनिशियल पॉइंट होगा, प्रोडक्ट हमेशा। मुझे बताओ पहली वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट से नीचे है कि ऊपर है? ये एक्सो है कि एंडो? इससे डिसाइड मत करना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से डिसाइड करना। बच्चा दिमाग लगाने लगता है, इंटरमीडिएट देखता है, सर इंटरमीडिएट तो रिएक्टेंट से ऊपर है सर, ये एंडो है। अरे लाला, इससे डिसाइड नहीं करना, किससे करना? रिएक्टेंट और, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नीचे है कि ऊपर? नीचे है कि ऊपर? और प्रोडक्ट है नीचे तो बोलो क्या बोलोगे? एक्सो। और प्रोडक्ट है ऊपर तो क्या बोलोगे? एंडो। चलेगा? तो लिखना जरा थर्ड पॉइंट, एक्सो या एंडो, एक्सो या एंडो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से डिसाइड होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से डिसाइड होगा। एक्सो या एंडो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से डिसाइड होगा। याद रख पाओगे? अगर समझ पाए हैं तो कुछ छोटे छोटे सवाल कर ले क्या? लिखो जरा फिर पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने बन के आया एक ग्राफ, और ग्राफ बना था कुछ ऐसा। सर ऐसे डिजाइन बना देते हो आप? यस, बन गया, जैसा बन गया। अरे हेलो, बना लीजिए ग्राफ। वाई एक्सिस में क्या बना है? पोटेंशियल। आप बचपन में वो पहाड़ वाली तस्वीर बनाते थे ना, बस वही तो है, बस सूरज और नदी बनाना बाकी है। ऐसे यहाँ पे सूरज बनाते थे, याद है कि नहीं याद है? फिर थोड़ा हरा हरा करते होंगे, ये तो पेंट, अरे यार घर बनाते थे, सॉरी, है ना, घर। और यहाँ रोड भी बनाते होंगे, हर बच्चा ये बनाता है। उसके बाद उसका पेंटिंग से मुंह उठ जाता है ना। यहाँ तक तो हर यात्रा तो बनाते हो यार, हाँ? यस, बनाया था आपने, सेम वाला बनाया था क्या? पहाड़ कैसा रखा था, हरा की पीला? देखो, काले बादल छाए थे बचपन से ही। ग्राफ बना लिया क्या? अब ग्राफ में यहां लिखा है पोटेंशियल एनर्जी और यहां लिखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है? यहां लिखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहां लिखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। खुद से लिख ले, बहुत कम स्पेस है यहां पे। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है? अब उन्होंने क्या क्या पूछा है? नंबर वन, टोटल स्टेप। बताओ टोटल कितने स्टेप हैं? वेरी टैलेंटेड। नंबर टू, आरडीएस स्टेप, वेरी टैलेंटेड। नंबर थ्री, नेचर ऑफ रिएक्शन, वेरी वेरी टैलेंटेड। इतने अच्छे बच्चे हैं, बताइए। नेचर ऑफ रिएक्शन सब बनता आपसे, है ना? एक्सो है कि एंडो? एक्सो। एक और सवाल दे दूं क्या? चलो फिर एक और सवाल, यहां जगह यही लिख देता हूं। अगला जो सवाल है, सेम प्रोफाइल का रूप बदल के आया। कैसे आया? अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला फॉर, हाँ बस बस बेटा, फिर बोलना फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उन्होंने हमें दो स्टेप दिया था, ए से बनना बी, और दूसरा स्टेप दिया था बी से बनना सी। और बोला था जो पहला वाला स्टेप है वो स्लो है, तो स्वाभाविक सी बात है दूसरा वाला स्टेप फास्ट है। और ऊपर लिखा था फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? और उन्होंने हमें दे रखे थे चमचमाते हुए चार ऑप्शन, और बोले थे सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन उन्होंने हमें जो दिया वो कुछ ऐसा,
दूसरा ऑप्शन जो उन्होंने हमें दिया, सबको दिख रहा है ना? तीसरा ऑप्शन जो उन्होंने दिया, और चौथा ऑप्शन कर लोगे क्या? चलिए, सबसे पहला सवाल कि बताओ सर ने कितने स्टेप लिखे हैं? तो आंसर क्या कभी 1 हो सकता है? इम्पॉसिबल। या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो परफेक्ट। रिएक्शन एक्सो है कि एंडो? तो प्रोडक्ट नीचे चाहिए कि ऊपर? तो प्रोडक्ट तो ऊपर हो ही, ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 स्टेप है, ये नहीं हो सकता क्योंकि एंडो है, या तो होगा ये या तो होगा। समझ पाए ना? हर ऑप्शन में कहीं ना कहीं कुछ ट्विस्ट बना के ऐसे ऑप्शन बनाते हैं। अब बताओ पहला स्टेप आरडीएस है कि दूसरा? तो पहला वाला ब्रेकर बड़ा कि दूसरा वाला? और पहला वाला ब्रेकर बड़ा है, यानी आंसर विल बी बेहतरीन। वैसे कितने बच्चों ने सोच लिया था? ऐसे सवाल आपको देख नहीं सोच पाए थे बेटा? सोच पाए थे ना? बता दिया करो। क्या आंसर फोर्थ होगा? और अगर आंसर फोर्थ है तो ये सोचना आसान है कि कौन सा आरडीएस है, कितने स्टेप है। ठीक है बच्चे, क्या मैं कहानी आगे बढ़ाऊं? बोलो भाई। प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है, बदल दो स्लाइड। अभी तक मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है कि कोलिजन थ्योरी कहता है कि अगर कभी किसी रिएक्शन को होना है तो उसके जीवन में कितने बैरियर हैं? 2। एक है एनर्जी बैरियर, दूसरा है, और अभी हमारी सारी चर्चा किस पे चल रही है? एनर्जी पे। और एनर्जी बैरियर को मैं सरल शब्दों में कहूं या सरल भाषा में कहूं तो एक लाइन जो कहूंगा वो यही कहूंगा कि एनर्जी बैरियर बोले तो ब्रेकर। क्या बोले तो? बोले तो सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि सर अब मुझे एक चीज ये समझ में आई है, थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, है ना, कि सर मुझे ये चीज समझ में आई है कि अगर मुझे रफ्तार को बढ़ाना है, रफ्तार को, तो सर मुझे ब्रेकर छोटा करना है। अरे हाँ या ना? अगर मैं किसी प्रकार से ब्रेकर में कंट्रोल पा जाऊं तो मैं रफ्तार को बढ़ा सकता हूं। अपना पर्पस क्या था? 100 का 200। अपनी कहानी शुरू कहां से हुई थी? 100 से 200 से, यही तो हुई थी। और वहां से हम यहां पहुंच गए, बोलो हाँ या ना? हम अगर रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं तो एक दिमाग में फंडा क्लियर है कि हमें ब्रेकर को बदलना पड़ेगा, हमें ब्रेकर को छोटा करना। सर अब ये बता दो, ये ब्रेकर बदलता कौन कौन से तरीके हैं जिनसे ब्रेकर को बदला जा? अगर मैं ये बता दूं तो आप ब्रेकर को बदल सकते हो, और ब्रेकर को बदल लोगे तो रिएक्शन नहीं बदलेगी, रिएक्शन की रफ्तार। ये सारी कहानी रफ्तार की चल रही है, बोलो हाँ या ना? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग फैक्टर्स इफेक्टिंग ईए। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग फैक्टर्स इफेक्टिंग ईए। फैक्टर्स अफेक्टिंग ईए। बच्चों, ये जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो केवल 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 2 ही चीजों पे डिपेंड करता है, तीसरा कोई फैक्टर नहीं है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कहने का तात्पर्य है कि अगर रिएक्टेंट को बदला जाएगा तो भी एक्टिवेशन एनर्जी बदल। इसे समझना हो तो ऐसे समझिए कि हर बच्चा जब सिलेक्शन के लिए आता है तो वो एक प्रारंभिक ज्ञान लेके आता है। इमेजिन करते हैं मैंने आपके सामने बच्चे के जीवन का एक ग्राफ बनाया। यहां पे है वो बच्चा जो अभी है बच्चा, और यहां पे अभी भी बच्चा है, बस बस यहां पे गले में लगा है स्टेथोस्कोप। यानी बच्चे से क्या बन चुका है? डॉक्टर। यानी सारा सफर यहां से यहां पहुंचने का है। अरे बोलो ना। और सच में मुझे उसे यहां नहीं पहुंचाना है, मुझे बस कहां पहुंचाना है? यहां। अगर मैं बच्चे को यहां पहुंचा दूं तो बच्चा अपने आप यहां पहुंच जाएगा? बोलो ना, उसे मेडिकल कॉलेज तक छोड़ के तो आना है। उसके बाद तो अपने आप वो 5 साल के बाद आएगा, सर हाँ मैं डॉक्टर, हाँ या ना? कहने का मतलब क्या है, अब ये बच्चा है, अब इसे मुझे ऊपर पहुंचाना है, तो हर बच्चा अपने पास जीरो एनर्जी पे नहीं आया है, उसके पास पहले से प्रारंभिक ज्ञान है। बोलो ना यार। 1 2 3 4 तो जानते थे ना भाई? यस, यू हैव सम इनिशियल नॉलेज, हाँ या ना? यानी कहानी जीरो से शुरू है कि थोड़ा ऊपर से? लेकिन हर बच्चे का इनिशियल ज्ञान भी अलग है। किसी को 1 से 10 तक आता था, किसी को 1 से 100 तक आता था, किसी को टेबल भी आती थी, 2 की, 3 की, 4 की, है ना? 5 वाली भी तो याद होगी, 10 वाली तो याद होगी, यस और नो? यानी कोई बच्चा यहां था तो कोई यहां था, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, बोलो हाँ या ना?
अगर मुझे ब्रेकर को छोटा करना है तो एक तरीका है कि सच में ब्रेकर छोटा करो और एक दूसरा तरीका खुद को बड़ा करो। अरे हाँ या ना? अगर ब्रेकर छोटा करना है तो ब्रेकर छोटा किया जा सकता है, एग्री, लेकिन ये भी तो बढ़ाया जा सकता है। ब्रेकर अपने आप छोटा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो मैं कहना चाहता हूं कि जब हम एक्टिवेशन एनर्जी को बदलना चाहते हैं तो बेसिकली दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है नेचर ऑफ रिएक्टेंट और दूसरा तरीका है कैटलिस्ट। क्या है? क्या जानना चाहेंगे इनके बदलने से कैसे ये बदलता है? हाँ, ये बताऊंगा मैं इनके बदलने से कैसे ये बदलता है, लेकिन सबसे पहले ये सिखाऊंगा ऐसे कितने फैक्टर हैं जिनके बदलने से ये नहीं बदलता है। जब आप ये जानना चाहते हैं कि ठीक कैसे हो, अगर किसी कोई रोग हो जाए, कोई मर्ज हो जाए, तो ठीक होना चाहेगा ना? नहीं, उसको ये भी समझना है कि ठीक कैसे होते हैं और ये भी समझना है ये रोग होता कैसे है। अरे हेलो, ये भी तो समझना है। अच्छा, खट्टा खाने से होता है तो खट्टा नहीं खाएंगे। अरे हाँ या ना? ऐसा कई बार बोलते हैं ना, ये मत खाओ ये हो जाएगा, है केला खा के पानी मत पियो, ऐसा कुछ होता होगा, है ना? अलग अलग मिथ चलते हैं, अलग अलग वहम चलते हैं। तो हम ये भी तो जाने कैसे नहीं होता है, वही वाली बात है। मैंने कहा ये इन दोनों से तो और कोई दूसरा तरीका। मैं जो कहने वाला हूं ध्यान सुनना। प्यारे बच्चों, आगे चल के मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले ही अभी बता दूं ताकि अभी से आप गलत फहमी ना पाल लें। जब हम बढ़ाते हैं टेम्परेचर, क्या बढ़ाएंगे? सुनो सुनो, जब हम बढ़ाएंगे तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, सब बताऊंगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से आर ओ आर बढ़ जाता है। टेम्परेचर के बढ़ाने से ये बढ़ना बढ़ना कहां लिखा है? हाँ, एरो, ये बढ़ना कहां लिखा है? ऐसे तो नहीं पढ़ते। ऑन एरो अप टेम्परेचर कम आर ओ आर। इसको हिंदी में पढ़ लोगे ना? कैसे पढ़ोगे? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर ओ आर, तब उसका मतलब आएगा। एरो अप नहीं बोल लेना है, चलेगा? ऑन इंक्रीजिंग आर ओ आर, टेम्परेचर के बढ़ाने से रफ्तार बढ़ती है। और आज आपके दिमाग में मैंने कंसेप्ट ये बना दिया है कि रफ्तार को बढ़ाना है तो ब्रेकर को, डन है? टेम्परेचर के बढ़ाने से रफ्तार बढ़ती है घटती है? तो बच्चा क्या सोचेगा? टेम्परेचर के बढ़ाने रफ्तार बढ़ गई मतलब ब्रेकर, ब्रेकर बड़ा हो गया, ब्रेकर पक्का ना? टेम्परेचर थोड़ा सोच के बोलो ना यार। गाड़ी एक बार इमेज बना लो, बस एक बार गाड़ी चलाने का सोच रहा, बड़ा बड़ा सा ब्रेकर आया, धीरे से गाड़ी निकालेंगे। ऐसे कुदा देते हो क्या? ये उड़ गए, ऐसे तो नहीं चलाते ना गाड़ी। और छोटा सा ब्रेकर है, हाँ चलने दो, हाँ या ना? ब्रेकर होगा बड़ा तो रफ्तार होगी कम। ये तो सिखा रहा हूं, ब्रेकर होगा छोटा। ये फील नहीं आ रहा क्या? अब मैं ये कह रहा हूं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रफ्तार, तो बच्चा अच्छा रफ्तार बढ़ गई मतलब ब्रेकर, ब्रेकर। लेकिन मैं आपको बता दूं ये गलत फहमी है। टेम्परेचर के बढ़ाने से रफ्तार बढ़ती, हाँ ये सच है, मगर ब्रेकर में कोई फर्क। यानी दिमाग में ये गलत फहमी मत आने देना कि रफ्तार को बदलने का मात्र एक तरीका ब्रेकर है, और भी तरीके हैं अभी आने बाकी हैं। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्टार बना के। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर ओ आर इंक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर ओ आर इंक्रीजेस, लेकिन ये नहीं बदलता, लेकिन ये नहीं बदलता। यानी अगर कोई बच्चा अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको समेटना चाहे तो ऐसे समझे। मैंने कहा के डैश, मैंने कहा के, मैंने कहा ई, ये अभी कहने वाला हूं ए। कब कहोगे? कहूंगा। हमारे इस पूरे चैप्टर में कितने कांस्टेंट आएंगे? 4। कितने आएंगे? क्या मैंने ये पढ़ाया? स्यूडो रेट, रेट, एक्टिवेशन, इसका नाम होगा अर्हेनियस कांस्टेंट। अब आप सब पहली बार नहीं पढ़ रहे 12वीं, तो मैं नाम बोल देता हूं, बोल दू ना? प्यारे बच्चों, के डैश कितने फैक्टर डिपेंड करता है? 4। के कितने? 3। ये कितने? ए कितने? वो सो सिंपल, 4 3 2 1। नहीं समझे? के डैश कितने फैक्टर? 4। के कितने? 3। ये कितना? ए कितना? क्या मुझे 4 फैक्टर के नाम बता दोगे? क्या? कंसंट्रेशन, रिएक्शन, टेम्परेचर, बोलो डन। के कितने फैक्टर? 3। रिएक्शन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, बोलो हाँ या ना? अभी क्या पढ़ रहे हो? ये कितने फैक्टर? 2। रिएक्शन, कैटलिस्ट। क्या टेम्परेचर आउट हो गया?
और अंत में कैटलिस्ट भी आउट होगा, केवल एक फैक्टर होगा, बोले तो रिएक्शन। क्या हम याद कर पाएंगे? मन में सवाल ये नहीं है कि सर दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मन में सवाल है इस पे डिपेंड कैसे करता है। बताता हूं, लिखते चलना एक बार पॉइंट बना के, स्टार बना के। तो प्यारे बच्चों, आज हम सबके सामने एक नया पैरामीटर आया है जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कई बार ऐसा होगा, सवाल आपको घुमाएगा, सवाल आपको फंसाएगा, सवाल कुछ उल्टी पुल्टी बातें करेगा, आपको फंसना नहीं है। सवाल आपसे कहेगा कि मेरे पास एक रिएक्शन है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी है 40 मान लो, और वो कहेगा मैंने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा आपको अंदर से आवाज आएगी कि रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया तो ये भी मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन याद रखना, ये में कोई फर्क पड़ने वाला, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। आपने कागज में मल्टीप्लाई किया तो ये कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये का मतलब क्या है? हर रिएक्शन को कितनी और एनर्जी चाहिए। आप कागज में मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी ज्यादा चाहिए क्या? ऐसे तो आप कागज में लिख लिख के सकल का बूम बूम न जाने क्या क्या कर लेते। पहले आता था ना सकल का बूम बूम, शक्तिमान के टाइम पे आता था बेटा। जब शक्तिमान खत्म हुआ तो सकल का बूम बूम आता था। अरे हाँ या ना? तो सकल का बूम बूम में क्या, वो पेंसिल में ड्रॉ बनाता था, वो रियल हो जाता था। याद है आप सबको? काफी पुराने जमाने से आप लोग। खैर प्यारे बच्चों, अगर मैं कभी किसी रिएक्शन को कर दूं मल्टीप्लाई, क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। चाहे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे डिवाइड कर दो, चाहे कुछ कर दो, रिएक्शन के साथ ऑन पेपर प्रेजेंटेशन बदलने से ये बदलने वाला नहीं है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ट्रिपल स्टार बना के। स्टोइशियोमेट्री के चेंज होने से, स्टोइशियोमेट्री के चेंज होने से ये चेंज नहीं होगा। स्टोइशियोमेट्री के चेंज होने से ये चेंज नहीं होगा। स्टोइशियोमेट्री के चेंज होने से ये चेंज नहीं होगा। केवल दो ही फैक्टर हैं, एक है रिएक्टेंट, सरल भाषा में रिएक्शन बोल दो, और एक है कैटलिस्ट। आओ समझते हैं इन दोनों के बदलने से कैसे बदलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। ठीक है, मैंने पहले बताया कि दो ही फैक्टर हैं और कोई फैक्टर नहीं है। अब यह समझाने वाला हूं इन दोनों के बदलने से कैसे बदलता है। तो एक बार फिर से लिख लेना फैक्टर्स इफेक्टिंग ईए, एक बार फिर से लिख लेना फैक्टर्स इफेक्टिंग ईए, और उसकी सब हेडिंग डाल लेना नेचर ऑफ रिएक्टेंट। प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बदलने से एक्टिवेशन एनर्जी बदल जाता है। यह आपको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। किस रिएक्टेंट में कैसा होता है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये इवन इवन आपको बहुत रिसर्च के बाद पता चलता है। लेकिन अभी इतना समझना है बस, बच्चा होगा अलग, बच्चा होगा तो उसका अंडरस्टैंडिंग का लेवल होगा, प्रीवियस कंटेंट होगा, तो सेल्फ जो नॉलेज है वो अलग होगा कि नहीं होगा। कुछ ऐसा ही मैं कह रहा हूं, रिएक्टेंट होगा अलग, रिएक्टेंट होगा तो एटम होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड की ताकत होगी, तो हर बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी अलग होगी। मतलब कोई आसानी से टूटेगा तो कोई मुश्किल से, यानी हर रिएक्टेंट की एनर्जी अलग हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? मैं ये नहीं बता रहा हूं कि रिएक्टेंट के बदलने से कितनी ये बदलती है। ये हर रिएक्टेंट का बहुत स्पेशल केस है जिसे इतनी आसानी से नहीं पढ़ सकते। लेकिन बस पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट के बदलने से ये बदल क्यों? क्योंकि सर एटम बदलेगा तो कॉन्फ़िगरेशन, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड, कभी होगा आयनिक, कभी होगा कोवेलेंट, कभी होगा कोऑर्डिनेट। बोलो ना यार। जब ये सारा किस्सा बदलेगा तो बॉन्ड कोई आसानी से टूटेगा तो कोई जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा, तो कोई। अब इसके डेप्थ में हम लोग नहीं जा रहे हैं, बस इतना कह रहा हूं कि रिएक्टेंट के बदलने से ये बदल। याद रख पाओगे? कॉपी में लिखना जरा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट पॉइंट लिखना, डिफरेंट रिएक्टेंट हैव डिफरेंट एटम, different reactant have different atoms and hence different bond, and hence different bond, and hence different potential energy.
and hence different potential energy, and hence different activation energy, and hence different activation energy. मैंने ये कहा हमें प्रोडक्ट बनाना है पी, एक बार बना दो ए से, एक बार बना दो बी से। अगर आपने बी से बनाया या ए से बनाया तो इसका बॉन्ड अलग होगा, इसका बॉन्ड अलग होगा, इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी, इसका ब्रेकर अलग होगा, इसका ब्रेकर। अपनी फैक्ट्री में अप्लाई करो। हम फैक्ट्री में क्या बना रहे हैं? क्या अमोनिया बनाने का मात्र एक तरीका नाइट्रोजन हाइड्रोजन है? बस एक ही है। अच्छा, पानी बनाने का तरीका बस एक ही है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग हर रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट पानी ही तो बनता है। तो पानी बनाने का मात्र एक तरीका तो नहीं है। ये केमिस्ट्री की दुनिया है। अमोनिया बनाने के कितने तरीके हैं? बोलो हाँ या ना। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से 100 का 200 नहीं हो रहा, तो कोलिजन थ्योरी कहती है किसी और से बना के देख लो, क्या पता जल्दी बन जाए। अरे हेलो, हमारी अमोनिया की फैक्ट्री है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की फैक्ट्री नहीं है। क्या बना रहे हैं फैक्ट्री में? अमोनिया। तो अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्यों बना रहे हो? किसी और से बना लो। लेकिन हमने कहा ना ना, एक नया पैसा नहीं खर्च करना है। याद है कि नहीं याद है? पहले से अपने डिसाइड किया था एक नया पैसा खर्च करना, जो है उसी में 100 का 200 करके बताओ। बोलो हाँ या ना। तो हमने कहा ठीक है साहब, रिएक्टेंट बदलेगा तो बदलेगा, इट्स सो सिंपल राइट। अब इसके डेप्थ में ना सवाल आते हैं और बनते भी है तो फिर वो आईओसी का पार्ट होता है। कहां बॉन्ड ज्यादा मजबूत, कहां बॉन्ड कमजोर चलेगा। मुझे जो आपको सिखाना है या हमारा जो सिलेबस सिखाता है वो ये सिखाता है कि कैसे कैटलिस्ट के आने से एक्टिवेशन एनर्जी बदल जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा डिटेल में से पढ़ाऊंगा, ध्यान से सीखने की कोशिश करिएगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, सब लोग बोर्ड में आ जाओ। सबसे पहले बता देना चाहता हूं, पहले एक रिएक्टेंट ए था और एक रिएक्टेंट, दोनों आपस में टकराते थे, दोनों आपस में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, धीरे ही सही प्रोडक्ट बनाते थे, जीवन अच्छा चल रहा था। जीवन अच्छा, जीवन अच्छा। अगर इसे ही मैं ग्राफ के माध्यम से बनाना चाहूं तो कुछ ऐसे कहूंगा कि पहले इनका जो जीवन था वो कुछ इस प्रकार से चल रहा था। लेट्स इमेजिन यहां पे हमारा ए और बी है, फिर ए और बी आपस में टकराते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और प्रोडक्ट ए बी बन जाता है। धीरे ही सही मगर जीवन, धीरे ही सही मगर जीवन। अरे बोलो ना यार, अभी इनके रास्तों में कांटे ही कांटे हैं। क्या है? कांटे समझते हैं ना? कांटे होते धीरे से चलते हैं ना, ऐसे पांव रख रख के। कुछ कह रहे हैं बहुत धीरे चलते हैं। अरे भाई कभी कंकड़ वाली रोड में तो चले होंगे ना यार, तो कंकड़ होता धीरे धीरे पांव नहीं रखते हैं, वही मान लो कांटे हैं, है ना? अभी इनके रास्तों में कांटे थे। क्या थे? धीरे ही सही मगर चलना उनको आता था, चला करते थे। अचानक से एक दिन इनकी मुलाकात होती है कैटलिस्ट से। किससे होती है? कैटलिस्ट इनके जीवन में आता है, कहता है अरे ओ रिएक्टेंट। क्या कहता है? उधर कहां जा रहे हो? क्या कहता है? अरे ओ रिएक्टेंट, उधर कहां? उन रास्तों पे मत जाओ, उन रास्तों पे तो कांटे हैं, उन रास्तों पे तो। इनकी मुलाकात किससे होती है? कैटलिस्ट इनसे कहता है अरे ओ रिएक्टेंट। क्या कहता है? उधर कहां जा रहे हो? उन रास्तों में तो, आओ मैं तुमको एक नया रास्ता दिखाता हूं, उन रास्तों पे मत जाओ, इन रास्तों पे चलो, इन रास्तों में फूल और कांटे हैं। क्या कहता है वो? इन रास्तों में। फिर से सुनिएगा, कैटलिस्ट रिएक्टेंट के जीवन में आता है, जीवन को नई राह, वो कहता है उस रास्ते पे मत चलो, उस रास्ते पे कौन है? वो कहता है इन रास्ते पे चलो, इन रास्ते पे कौन है? मैंने अभी भी फूल और कांटे बोले, पूरे के पूरे फूल नहीं बोले, क्योंकि पूरा रास्ता भी प्लेन नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा हर्डल है। अरे बोलो ना। लेकिन अब जो ब्रेकर है पहले से छोटा है कि बड़ा? कैटलिस्ट जीवन में आता, जीवन को नई राह दिखाता, जिस पर चलना पहले से आसान हो जाता, जिस पर चलकर एक नया कॉम्प्लेक्स बन जाता, पहले जो कॉम्प्लेक्स बनता था उसका बनना मुश्किल होता। अरे बोलो ना यार। लेकिन अब जो कॉम्प्लेक्स बन रहा उसका बनना, उसका बनना, उसका बनना। तो कैटलिस्ट जीवन में आता है, जीवन को नई राह दिखाता, जिस पर चलना पहले से आसान हो जाता, जिस पर चलकर एक नया कॉम्प्लेक्स बन जाता, जिसका बनना पहले से आसान होता, यानी ब्रेकर छोटा हो जाता,
ब्रेकर होगा छोटा तो रफ्तार होगी। बताओ कैटलिस्ट ने रफ्तार को बढ़ाया कि घटाया? कैटलिस्ट ने रफ्तार को कैटलिस्ट ने रफ्तार बढ़ाने के लिए ब्रेकर को छोटा किया। बोलो एक्टिवेशन एनर्जी क्या कैटलिस्ट के बदलने से बदलती है? कैटलिस्ट के आने से ये घटता है कि बढ़ता है? ये अरे लाला, पहले ये था इतना, पहले ये था, अब ये है, तो ये घट गया ना। फॉरवर्ड से घटा कि बैकवर्ड से? वाह रे लाला, इधर से जाओगे तो पहाड़ छोटा हुआ कि उधर से छोटा हुआ? पहले की तुलना में दोनों तरफ से छोटा हुआ ना। तो कैटलिस्ट ने फॉरवर्ड का ब्रेकर छोटा किया कि बैकवर्ड का? कैटलिस्ट ने फॉरवर्ड की रफ्तार बढ़ाई कि बैकवर्ड की? कैटलिस्ट जीवन में आता है, रफ्तार को बढ़ा के चला जाता है, फॉरवर्ड की भी रफ्तार बढ़ाता है। और बोलो डन। फिर से सुनिएगा, ए और बी आपस में टक, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, धीरे ही सही मगर जीवन उनका चल। एक दिन इनकी मुलाकात होती है एक दूसरे पदार्थ से। किससे होती है? वो जो दूसरा पदार्थ है वो भी इनके जीवन में आता है। कहता है अरे ओ रिएक्टेंट, क्या कहता है? उन रास्तों में क्यों जा रहे हो? उन रास्तों में तो कांटे हैं, उन रास्तों में तो, आओ मैं तुमको एक नया रास्ता दिखाता हूं, इन रास्तों में चलो, इन रास्तों में अंगारे हैं। क्या है? क्या है? ये जो नया पदार्थ आया इसका नाम रखा इनहिबिटर। क्या नाम रखा? और ये जो पदार्थ रास्तों को आसान करके चला गया उसका नाम है कैटलिस्ट। क्या नाम है? कुछ पुरानी किताबें, कुछ पुराने टीचर ऐसा कहते हैं, मैं नया टीचर नहीं हूं, ठीक है। कुछ पुरानी किताबें, कुछ पुराने टीचर ऐसा कहते हैं कि दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। एक होता है एनसीईआरटी कहता है बकवास। क्या कहता है? बकवास है तुम्हारी बातें, देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव कैटलिस्ट। एनसीईआरटी कहता है निगेटिव कैटलिस्ट जैसा दुनिया में कुछ भी होता, ये कुछ ऐसा है, मैं आपसे कहता हूं, अच्छे कामों से भी प्रसिद्ध होते हैं। ट्रू और फॉल्स? अच्छे कामों से प्रसिद्ध होते हैं? नहीं नहीं, अच्छे कामों से काम होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं ना। अच्छे काम करोगे तो प्रसिद्ध होगे, है ना। मैं आपसे कहता हूं अच्छे कामों से भी प्रसिद्ध होते हैं, बुरे कामों से भी प्रसिद्ध होते हैं। ट्रू और फॉल्स? हाँ। जिनको हिंदी का ज्ञान है, जिनको भाषा ज्ञान है, वो कहते हैं बकवास। क्या कहते हैं? प्रसिद्ध शब्द की अपनी एक गरिमा है। प्रसिद्ध अच्छे कामों से ही हुए जाते हैं, जो बुरे कामों से होते हैं, जिन्हें आप प्रसिद्ध कहते हैं, वो प्रसिद्ध नहीं, वो होते हैं कुख्यात। क्या होते हैं? किसी ने बदनाम बोला, किसी ने कुख्यात बोला, अलग अलग बोला। अच्छा नाम जब होता है तो ही प्रसिद्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोई क्राइम कर ले, बोले आप प्रसिद्ध हो गया, वो प्रसिद्ध नहीं है, वो कुख्यात हो गया है। चलेगा। तो जैसे प्रसिद्ध शब्द की अपनी एक गरिमा है, यू कैन नॉट यूज प्रसिद्ध शब्द एनीवेयर, वाओ यू आर प्रसिद्ध, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से एनसीईआरटी कहता है कैटलिस्ट शब्द की भी अपनी एक गरिमा है। हर जगह कैटलिस्ट नहीं बोल सकते। कैटलिस्ट वही बोला जाएगा जो रफ्तार को बढ़ाएगा, जो अच्छे काम करेगा, जो जीवन की राहों को आसान करेगा। जो जीवन की राहों को मुश्किल करेंगे वो कैटलिस्ट नहीं, वो नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं, उनका क्या नाम रखा? इन्हीं बेचार। आइए इस कहानी को लिख लें क्या? एक बार शुरू से। कैटलिस्ट जीवन में, जीवन की राहों को आसान करके, जिस पे एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका बनना पहले से आसान होता है। कैटलिस्ट ईए को घटाता है कि बढ़ाता है? कैटलिस्ट ईए को, देखो बोलो ना, कैटलिस्ट ईए को, वो जो ईए को बढ़ाता है वो कैटलिस्ट नहीं। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है सर कैटलिस्ट जीवन में आता है? यस, जीवन की राहों को आसान करके चला। वो बच्चा मुझसे कहता है सर कैटलिस्ट ये सब कैसे कर पाता है? कैटलिस्ट ये सब जानना चाहेंगे? पहले एक पॉइंट लिखो, जैसा लिखा है कैटलिस्ट, ये रिएक्शन लिख लिया। अभी ग्राफ मत बनाना, जैसे बोलो वैसे, पहले रिएक्शन लिखो। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस। अच्छा ये सब्सटेंस है, ठीक है। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस which provide an alternate path, एक विकल्प देते हैं, है ना, which provide an alternate path to the reaction,
in which in which the formed activated complex in which the formed activated complex is much easier to form, in which the formed activated complex is much easier to form. बोलो डन. लिख लिया बेटा. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी. घर जाने की जल्दी तो नहीं? क्या करोगे जाके? पढ़ोगे? अच्छा बेटा. कैटलिस्ट डिक्रीजेस ईए. कैटलिस्ट डिक्रीजेस ईए. कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है. चलेगा. नेक्स्ट पॉइंट पे ग्राफ बना लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट पे ग्राफ बना लीजिए. पीला वाला विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट. हरा वाला विद कैटलिस्ट. लाल वाला विद इनहिबिटर. तो कैटलिस्ट जीवन की राहों को आसान करके चला जाता है, मगर याद रखिएगा, ना उसने इनिशियल कंडीशन को बदला, ना उसने फाइनल कंडीशन. जो हो रहा था वही कराता है, बस पहले धीरे हो रहा था तो जल्दी कराता है. कैटलिस्ट जीवन की राहों को आसान करके चला जाता है, केवल उन्हीं की राहों को जो जीना चाहते थे. हेलो. मान लो ए और बी कभी ए बी बना ही ना पाते. मान लो ए और बी कभी ए बी कभी प्रोडक्ट बनाने नहीं चाहते थे. वे उस बच्चे की तरह थे जो कभी पढ़ना ही नहीं चाहते थे. कितना भी कैटलिस्ट उनके जीवन में आएगा, जो कसम खा के बैठे नहीं पढ़ेंगे, कैटलिस्ट कुछ नहीं करा सकता. कैटलिस्ट उन्हीं की राहों को आसान कर सकता है जो अपनी राहों को बदलना चाहते हैं. हेलो. जो प्रतिज्ञा करके आए हैं, जो कसम खा के आए हैं, वो कैसे करेंगे? आप में से ऐसा तो कोई नहीं है? बोलो बेटा. ठीक. पढ़ाई किया करो यार. मस्त है पढ़ाई, मतलब कोई टेंशन नहीं. आराम से पढ़ते जाइए, रिवीजन करिए, आइए. सो सिंपल. हाँ. एक बच्चा कह रहा है सर ये एंडो में होगा एक्सो में? सब में कैटलिस्ट सबकी राहों को आसान करता है. फर्क इससे नहीं पड़ता है कि रिएक्शन क्या है, कैसी है, जीवन में आएगा, जीवन की राहों को आसान करके चला. नेक्स्ट पॉइंट ग्राफ बना लिया क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के. देयर इज नथिंग लाइक निगेटिव कैटलिस्ट. देयर इज नथिंग लाइक निगेटिव कैटलिस्ट. निगेटिव कैटलिस्ट जैसा कुछ नहीं है. एनसीईआरटी करके लिख देना ताकि याद रहे ये लाइन मैंने वहां से उठाया है. हो सकता है कोई किताब आप पढ़ें, वैसे पढ़ोगे तो नहीं, पर अगर कभी ऐसा हो जाए, कोई पन्ना मिल जाए पोहा खाते खाते, हैं निगेटिव कैटलिस्ट, ऐसा होता है कोटा में, है ना, इसलिए बता रहा हूं. ठीक है. देयर इज नथिंग लाइक निगेटिव कैटलिस्ट. अच्छा, पोहा खाते खाते पढ़ाई ज्यादा याद आती है नहीं? देयर इज कुछ तो सवाल भी करने लग जाते हैं. देयर इज नथिंग लाइक निगेटिव कैटलिस्ट. निगेटिव कैटलिस्ट जैसा कुछ भी नहीं है, राइट? देयर इज नथिंग लाइक निगेटिव कैटलिस्ट. Substances which increases EA, and decreases ROR, which increases EA and decreases ROR, known as, बोलो वो मार्केट में किस नाम से जाने जाते हैं? कुख्यात इनहिबिटर. बोलो चलेगा. तो प्यारे बच्चों, कैटलिस्ट आता है, जीवन की राहों को आसान करके चला. हेलो. 2 मिनट और ले लूं क्या? ये हो जाएगा, फिर मुझे बस मैकेनिज्म बतानी रहेगी. ठीक. अब हमारी फैक्ट्री थी, ठीक है नहीं थी? आपका इंजीनियर रोज क्लास करता था, है ना? अरे यस और नो? और जाके तुरंत आपको बताता था सर मैं कुछ नया सीखा, सर मैं कुछ. उसने कहा सर. क्या बोला? सर अपनी फैक्ट्री थी. बोलो हाँ या ना? सर आप अपनी फैक्ट्री में सर लोहा लगा दो. क्या लगा दो? क्या लगा दो? मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि अमोनिया के फॉर्मेशन में आयरन एक कैटलिस्ट का काम करता है. ये जनरल नॉलेज की तरह है, ये आपको याद होना चाहिए. इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है. हर किसी का अपना सिलेक्शन होता है. किसी रिएक्शन का आयरन है, किसी का कॉपर है, किसी का प्लेटिनम है, सबका अपना अलग अलग. हेलो. उसने कहा सर लोहा लगा दो.
हमने कहा ना ना पैसा नहीं खर्च करूंगा। सर थोड़ा सा लगाना है, सर लगा दो। आपको उसने मना लिया, आपने कहा ठीक है लगा ले। आपकी फैक्ट्री में लोहा लगाया और आपके हिसाब से रफ्तार पहले कितनी थी? 100। और जीवन में कौन आया? लोहा नहीं, कैटलिस्ट। कौन आया? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आएगा, जीवन की राहों को आसान करेगा, ब्रेकर को छोटा। कैसे करता वो बताऊंगा, पहले समझ लो क्या होने वाला है, ठीक है? तो ब्रेकर छोटा करेगा, रफ्तार बढ़। आपको लगा था कितना होना था, 100 से 200? बोलो ना यार। 100 का हुआ 150, 100 का हुआ। आपने कहा यार तूने पैसे भी खर्च करवा दिए, 100 का 200 भी नहीं हुआ। फिर आपका इंजन भागे भागे क्लास में आया, बोले सर, क्या बोले? सर 200 नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा तुमको लगाना पड़ेगा एक नया पदार्थ जिसका नाम है प्रमोटर। क्या नाम है? तो उसने कहा सर ये क्या होता है? मैंने कहा प्रमोटर ऐसा पदार्थ होता है, प्रमोटर ऐसा पदार्थ होता है जो फिलहाल इस रिएक्शन के लिए है मॉलिब्डेनम। कौन है? मॉलिब्डेनम का नाम सुना है? मॉलिब्डेनम जैसे एटम है, कार्बन एलिमेंट है ना, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर। कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे मॉलिब्डेनम का मो, एमओ। अरे चलेगा। तो इसका एक हमने दूसरा एलिमेंट लगाया जिसका नाम है मॉलिब्डेनम। क्या नाम है? अब मॉलिब्डेनम जो है वो एक प्रमोटर। क्या है? प्रमोटर काम होता है प्रमोट करना। यस यस यू कैन डू, यस। वो मुझसे मोटिवेट करता है, राइट? आयरन, यस यू कैन डू आयरन। हेलो। आयरन से कहता है आयरन तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आयरन पीछे मुड़ के देखता, कोई नहीं रहता। मतलब इसका काम है आयरन को मोटिवेट करना। लेकिन अगर आयरन हटा दो और बोलो तू अकेले कैटलिस्ट काम कर दे, ना ना मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। चलेगा। तो इसका काम है आयरन को प्रमोट करना, तो इसका क्या नाम रखा? प्रमोटर। क्या नाम रखा? यानी प्रमोटर स्वयं अपने आप में कैटलिस्ट, लेकिन वो कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को बढ़ा। तो आपकी रफ्तार 100 से कितनी हुई थी? आपके इंजीनियर ने क्या सीख के गया? सर प्रमोटर लगाओ। क्या लगाओ? अब उसने प्रमोटर क्या लगा दिया? मॉलिब्डेनम। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोटर। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोटर। बोलिए एक लाइन, प्रमोटर। ये रिएक्शन बाद में लिख लेना, पहले लिखो प्रमोटर। सब्सटेंसेस विच इनहैंसेस, सब्सटेंसेस विच इनहैंसेस, इनहैंस करना मतलब बढ़ाना है ना। सब्सटेंसेस विच इनहैंसेस द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। बादल बना के लिखना। अपने आप में कैटलिस्ट नहीं होते, अपने आप में कैटलिस्ट नहीं होते, अपने आप में कैटलिस्ट नहीं होते। मतलब ये कुछ ऐसा है कि गाड़ी पेट्रोल से चलती है, लेकिन कई बार पेट्रोल के साथ वो ऑयल डालते हैं, हाँ या ना? ऑयल केवल इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ऑयल से गाड़ी नहीं चलती, चलती तो पेट्रोल से। रिलेट कर पा रहे हो क्या? रफ्तार कौन बढ़ाएगा, लेकिन उसके काम को इनहेंस कौन करेगा? लेकिन अकेला मॉलिब्डेनम लगा दो, वो कुछ करने वाला। ऐसे पदार्थ को बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं? बोलो चलेगा। आपने लगाया प्रमोटर। क्या लगाया? तो आपकी रफ्तार कितनी हो गई थी? 150। तो प्रमोटर से कितना होना था? लेकिन जैसे प्रमोटर लगाया और कुछ देर तक चलने दिया, अचानक से आपकी रफ्तार हो गई 120। कितनी हो गई? फिर आपका इंजीनियर भागे भागे क्लास में आया, सर यार ये क्या हो गया? अरे हाँ या ना? मैंने कहा पक्का। क्या बोला मैंने? तुम्हारी फैक्ट्री में बन गया होगा कैटालिटिक पॉइजन। क्या लास्ट पॉइंट है? कैटालिटिक। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैटालिटिक पॉइजन। ये पॉइजन बोले तो जहर, पॉइजन बोले तो। अब ये कैटालिटिक पॉइजन है, मतलब कैटलिस्ट का जहर है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कैटलिस्ट से कहते हैं कैटलिस्ट ये क्या कर रहे हो तुम जीवन में, इसका क्या काम है? कहता है कैटलिस्ट यस यू कैन डू। और ये जो पॉइजन है क्या कहेगा? कैटलिस्ट क्या कर रहे हो जीवन में, एंटरटेनमेंट एंजॉय चाहिए, सब क्या कर रहे हो? ये उस दोस्त की तरह होता है जो कहता भाई पढ़ मत, आजा कुछ मूवी देख के आते हैं, हाँ या ना? इनका नाम है कैटालिटिक पॉइजन। लिखो जरा एक लाइन, सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस which reduces, substances which reduces the working efficiency of catalyst, the working efficiency of catalyst, the working efficiency of catalyst। मैं जो कहने वाला हूं वो सुन के आप सब चौंक जाएंगे, आप सब दहल जाएंगे। कह दूं क्या? आप जान के हैरान हो जाएंगे, हर वो चीज जो इंसान के लिए जहर है
वो कैटलिस्ट के लिए भी जहर है। दहले कि नहीं दहले? जो इंसान के लिए, वो कैटलिस्ट के लिए भी। कार्बन मोनोऑक्साइड जहर है कि नहीं है? आप सबने कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन ऐसा कुछ सुना होगा या सुनोगे बायो में, राइट? साइनाइड जहर है कि नहीं है? लोग कहते हैं साइनाइड चख लिया चले गए, हाँ या ना? जितने भी सब्सटेंसेस इंसान के लिए जहर हैं, दे ऑल आर पॉइजन फॉर कैटलिस्ट। तो अमोनिया की जो फैक्ट्री होती है, उसका जब प्रोडक्शन मेथड पढ़ाया जाता है, अब शायद आपके सिलेबस में नहीं है, पहले आईओसी पढ़ाते थे, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, हैबर प्रोसेस सब पढ़ाते थे, अब नहीं है, शायद हट चुका है, पता नहीं, जैसा भी हो। तो जब आपको हैबर प्रोसेस पढ़ाते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है, उसका जो पूरा मेथड होता है कि अमोनिया बनते बनते बीच में बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन जाता है? तो आपने आयरन लगाया था, बोलो ना, तो रफ्तार तो बढ़नी थी, लेकिन क्या बनने लगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उससे रफ्तार घटने लगी। बोलो चलेगा? कॉपी में एक लाइन लिख लो, सब्सटेंसेस विच आर पॉइजन फॉर ह्यूमन, substances which are poison for human, substances which are poison for human can also act as poison for catalyst। ये देखो, आज बिल्कुल डॉक्टर जैसा लिखा मैंने, समझ ही नहीं पाओगे। कैन ऑल्सो एक्ट एज पॉइजन फॉर कैटलिस्ट। सुन के लिखे, लिख लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, ईटीसी। ये ईटीसी क्या होता है? हाँ हाँ, ये सबसे काम की चीज यही है ना। इसका आपने स्कूल में इस्तेमाल किया था? कोई भी आंसर लास्ट में ईटीसी है ना? अरे यस और नो? प्यारे बच्चों, तो वो बच्चा मुझसे कहता है सर कैटलिस्ट जीवन में आता है, जीवन की राहों को आसान करके चला, मगर ये भी तो बताओ वो ये सब कैसे कर, जानना चाहेंगे? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। शॉर्ट नोट्स बना के आना है, नहीं तो नहीं तो नहीं तो शॉर्ट्स बना के आना है, नहीं तो नहीं आना, नहीं तब भी आना है, ठीक है? हाँ, स्कूल